नमस्कार। हम लोगों ने अभी तक राधा कमल मुखर्जी के जो मूल्यों के बारे में जो विवेचन है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। ये बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर के थर्ड यूनिट में एमडीएस यूनिवर्सिटी के इसको हम डिस्कस करेंगे और आज हम मूल्यों के नियम की बात करेंगे। राधा कमल मुखर्जी ने अपनी किताब द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ में मूल्यों के कुछ नियमों के बारे में लिखा है। वो कहते हैं सबसे पहले कि समाज के नियंत्रण या अनुमोदन के कारण सभी मानवीय अभिप्रेरणाएं मूल्यों में रूपांतरित हो जाती हैं। समाज इन प्रेरणाओं को टालता है और उनकी अभिव्यक्ति के साधनों को निश्चित करता है। दूसरे लेवल पे आधारभूत या मौलिक मूल्यों की संतुष्टि हो जाने पर उन मूल्यों के प्रति उदासीनता उत्पन्न हो जाती है। इस स्थिति में समाज और संस्कृति द्वारा नए लक्ष्य और साधन प्रस्तुत किए जाते हैं जिनके कारण पुनः नए मूल्यों का जन्म होता है। इसे मूल्यों के चक्र का सिद्धांत नियम कहा जाता है, लॉ ऑफ साइकिल्स ऑफ वैल्यूज़। तीसरा, मूल्य परस्पर घुल मिल जाते हैं और उनके सम्मिलन से निरंतर बदलाव दिखाई देता है। ये सम्मिलन कभी संतुलित और कभी असंतुलित रूप में देखने को मिलता है। इसके बाद विभिन्न मूल्यों में आपस में प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। इससे मूल्यों में एक संस्तरण विकसित हो जाता है जिसके अंतर्गत साध्य मूल्य और साधन मूल्य की तुलना में उच्चतर स्तर प्राप्त किया जाता है। पांचवा, समाज और संस्कृति व्यक्ति को मूल्यों के मौलिक प्रतिमान प्रदान करती है। मानवीय मूल्य मनुष्य के सामाजिक संबंधों के द्योतक हैं। ये संस्कृति, परंपरा और प्रशिक्षण ही है जो इन मौलिक मूल्यों का निर्माण करते हैं। फिर छठा, मनुष्य का विवेक और निर्णय और समाज का अनुभव मूल्यों के एक सोपान का निर्माण करते हैं जिससे उत्तम, मध्यम और अधम मूल्यों के बीच भेद पैदा हो जाता है। सातवां, मूल्यों में वैयक्तिकता विभिन्नता और अनोखापन पाया जाता है। व्यक्ति अपनी बुद्धि, आदत, आवश्यकता और क्षमता के आधार पर उनका चयन करता है। आठवां, अनेक मूल्य परस्पर संघर्ष में आने लगते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपनी शिक्षा, अनुभव और आदर्श नियमों के आधार पर उपयुक्त मूल्यों का चयन करता है। नवा, सामाजिक पर्यावरण, समूह, संस्थागत संबंध और अनुभव की सामाजिक परिस्थिति में ही मूल्यों के गुणात्मक सुधार घटित होता है। जैसे जैसे एकात्मकता से सामूहिकता की ओर आगे बढ़ा जाता है वैसे वैसे मूल्य भी अधिकाधिक संपूर्ण, आत्मनिर्भर और स्थायी होते जाते हैं। 10वां, प्रत्येक समूह और संस्था व्यक्ति के अपने स्वार्थ के कारण एक प्रकार की द्वैतीयता को प्राप्त कर लेते हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति एक उद्देश्य को प्राप्त कर एक आदर्श तक पहुंच जाता है। 11वां, कला, साहित्य, संगीत और धर्म के संबंधित अंतर्दृष्टि और सहानुभूति के गुण महान व्यक्तियों में बहुतायत से होते हैं जिसके कारण उनकी मौलिक मूल्यों को जाना जा सकता है और उन्हें अन्य व्यक्तियों तक प्रभावशाली ढंग से संप्रेषित किया जा सकता है। और 12वां, व्यक्ति का आदर्श मूल्य उसकी अंतर्दृष्टि, सौंदर्यात्मकता और धार्मिक बोध, उसका व्यवहारिक आविष्कार और उत्साह आदि का प्रमुख स्रोत सामाजिक संस्कृति होती है जो व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है। अब वो बात करते हैं फंक्शंस ऑफ वैल्यूज़ की, यानी कि मूल्यों के महत्व की या मूल्यों के कार्य या प्रकार्य की। मुखर्जी का मत है कि समाज और व्यक्ति के जीवन में मूल्यों का अत्यधिक महत्व है।
उनके अनुसार भौतिक शास्त्र के लिए गति और गुरुत्वाकर्षण का जो महत्व है, वह शरीर विज्ञान के लिए पाचन प्रक्रिया और रक्त संचार का जो महत्व है, वही महत्व सामाजिक विज्ञानों के लिए मूल्यों का है। मूल्यों को समाज से पृथक नहीं किया जा सकता। मुखर्जी कहते हैं कि सामाजिक मूल्यों का एक संगठन और संकलन है। समाज मूल्यों का एक संगठन और संकलन है। सामाजिक क्रिया में सामूहिक अनुभव होते हैं जिनका निर्माण व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही प्रकार की मनोवृत्तियों और प्रत्युत्तरों द्वारा होता है। ये मूल्य समाजों का निर्माण करते हैं और सामाजिक संगठनों को संगठित भी करते हैं। मुखर्जी का मत है कि यदि कोई समाज अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहता है तो उसे व्यक्तित्व के सर्वोच्च मूल्यों की पूर्ति अवश्य करनी चाहिए। मानव कल्याण के लिए ही अभी मूल्यों का पालन और संरक्षण अत्यावश्यक है। समाज में एकता, संगठन और नियंत्रण भी मूल्यों द्वारा होता है और मूल्यों के अभाव में समाज का अस्तित्व नहीं हो सकता। मुखर्जी के अनुसार मूल्यों का महत्व इन आगे बताए हुए कारणों के कारण है। सबसे पहला, व्यक्ति के लिए ये महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये इंडिविजुअल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्यक्ति के जीवन में मूल्यों का अत्यधिक महत्व है। मुखर्जी का कहना है कि मूल्य मनुष्य के सामाजिक जीवन के अनुरूप स्थिर और संगतपूर्ण तरीके से उनके आवेगों और इच्छाओं को संगठित करके व्यक्ति के उद्विकास और चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य को स्वकेंद्रित, तात्कालीन और अस्थिर आवश्यकताओं को एक स्थायी मानसिक समूहों में रूपांतरित किया जाता है। व्यक्ति मूल्यों के आधार पर ही अपनी सामाजिक परिस्थितियों में सरलता से अनुकूलन कर लेता है। मूल्यों के कारण ही व्यक्ति समूह के अंग के रूप में स्वयं को मानने लगता है। इस तरह व्यक्ति को जीवन मूल्यों के कारण ही अर्थपूर्ण माना जा सकता है। व्यक्तित्व के निर्माण और संगठन में मूल्यों का अत्यधिक प्रभाव होता है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रकार यह है समाज में एकरूपता उत्पन्न करने का, यानी कि ब्रिंगिंग यूनानिमिटी इन सोसाइटी। व्यक्ति समाज में प्रचलित मूल्यों के अनुसार ही आचरण करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप सभी के व्यवहारों में एकरूपता आती है। इस तरह मूल्य समाज में एकरूपता को जन्म देते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण प्रकार है समाज के आदर्श विचारों और व्यवहारों के निर्धारक के रूप में, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ आइडियल वैल्यूज़ एंड बिहेवियर फॉर द सोसाइटी। मूल्य समाज के विचारों और व्यवहारों का निर्धारण करते हैं क्योंकि सामाजिक मूल्यों में आदर्श निहित होते हैं। इन्हें सामाजिक स्वीकृति और मान्यता प्राप्त होती है, इसलिए सामाजिक मूल्यों का आदर्श विचारों और व्यवहारों का प्रतीक माना गया है। चौथा प्रकार है व्यक्तित्व के निर्माण और संगठन में सहायक, यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सनालिटी। सामाजिक मूल्य व्यक्तित्व के निर्माण और संगठन के लिए महत्वपूर्ण है। मुखर्जी के मतानुसार मूल्य व्यवस्था व्यक्तित्व की संरचना को परिभाषित और नियंत्रित करती है और इसके बदले में व्यक्ति अपने आचरणों और मूल्यों में परिशुद्धि और उनका परिमार्जन करता है। इस तरह दोनों में आपसी संबंध के कारण ही मूल्यों में परिवर्धन और परिमार्जन होता रहता है। पांचवा है भौतिक संस्कृति के महत्व को बढ़ाने वाले, यानी कि वो मटेरियल कल्चर को बढ़ावा देते हैं। सामाजिक मूल्य भौतिक संस्कृति जैसे कार, मकान, टेलीफोन, आजकल मोबाइल, लेटेस्ट टीवी सेट, ये सब इनके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। सामाजिक मूल्य इन भौतिक वस्तुओं को उपयोगी और प्रतिष्ठात्मक मानते हैं। छठा प्रकार है सामाजिक क्षमता का मूल्यांकन, यानी कि इवैल्यूएशन ऑफ सोशल पोटेंशियलिटी। मूल्य ही समाज और व्यक्ति की क्षमता का मूल्यांकन करते हैं।
इन मूल्यों के आधार पर ही व्यक्ति यह जानने में सक्षम होते हैं कि दूसरे लोग उन्हें किस दृष्टि से देखते हैं या संस्तरण में वो कहाँ स्थित हैं। 7वां प्रकार है सामाजिक नियंत्रण का, यानी सोशल कंट्रोल। मुखर्जी का मत है कि सामाजिक मूल्य सामाजिक नियंत्रण में सहायक होते हैं। मूल्यों में आदर्श सूचक और अनिवार्यता के तत्व होते हैं जिन्हें समाज में प्रचलित जनरीतियों, प्रथाओं और नैतिक नियमों के कारण बल मिलता है। परिणाम स्वरूप समाज द्वारा विपरीत आचरण करने वालों को दंड और समाज में अनुरूप आचरण करने वालों को पुरस्कार दिया जाता है। 8वां जो फंक्शन है, प्रकार्य है, अनुरूपता और विपथगमन को स्पष्ट करने का, यानी कि स्पेसिफिकेशन ऑफ यूनानिमिटी एंड डिविएंस। जो व्यवहार सामाजिक मूल्यों के अनुकूल होते हैं उन्हें अनुरूप और इनके विपरीत व्यवहारों को विपथगमन कहा जाता है। सामाजिक मूल्य सामाजिक अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं और कोई भी समाज इनके उल्लंघन की आज्ञा नहीं देता। ऐसा करने वालों को दंडित किया जाता है और इस तरह सामाजिक मूल्य सामाजिक विघटन को रोकने के लिए और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। 9वां प्रकार है सामाजिक संगठन और एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण, यानी कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटीग्रेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। सामाजिक मूल्य समाज में संगठन और एकीकरण को जन्म देते हैं। व्यक्ति समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहारों के अनुसार ही आचरण करता है और तो उससे समाज में एकीकरण और संगठन बनता है और समाज में समान आदर्श, व्यवहार और मूल्यों को स्वीकार करने के कारण सामुदायिक भावना का जन्म होता है। समान मूल्यों को स्वीकार करने वाले अपने आप को निकट का मानते हैं और परस्पर सहयोग करते हैं, उससे समाज में भी संगठन बना रहता है। मुखर्जी का मानना है कि सामाजिक जीवन में के विभिन्न पक्षों में संबंधित मूल्यों में एक प्रकार्यात्मक संबंध होता है जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक संबंधों में तालमेल बना रहता है। उदाहरण के तौर पर परिस्थितिगत स्तर पर प्राकृतिक साधनों के उपयोग संबंधी मूल्य होते हैं। आर्थिक स्तर पर आय का वितरण, समाज कल्याण और जीवन स्तर से संबंधित मूल्य होते हैं। राजनीतिक स्तर पर समानता, सत्ता और स्वतंत्रता आदि के मूल्य होते हैं। वैधानिक स्तर पर न्याय, समानता, स्वतंत्रता और सुरक्षा आदि के संबंधित मूल्य होते हैं। इसी तरह से सामाजिक स्तर पर भी सामाजिक संगठन और व्यवस्था से संबंधित सामाजिक मूल्य होते हैं। नैतिक स्तर पर सहयोग, सहानुभूति, प्रेम और न्याय आदि के संबंधित मूल्य होते हैं। इस तरह से मुखर्जी ने के मत में सुसंस्कृत समाज का पहला लक्षण सर्वश्रेष्ठ मूल्य ही होते हैं। मूल्यों के साथ सामाजिक विज्ञानों के प्रकार्यात्मक संबंध को उन्होंने इसी तरह से दर्शाया है। मुखर्जी ने व्यक्ति, समाज और मूल्य में पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों को दर्शाने के लिए दीपक की बत्ती, तेल और ज्योति का उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिसमें व्यक्ति को बत्ती, समाज को तेल और मूल्यों को ज्योति कहा है। तेल यानी कि समाज के बिना बत्ती यानी कि व्यक्ति अधूरा है और ज्योति जो कि मूल्य हैं उनके बिना बत्ती और तेल निरर्थक हो जाता है। यानी कि मूल्य ही अंततोगत्वा व्यक्ति और समाज के जीवन में ज्योति लाते हैं। मुखर्जी का कहना है कि मनुष्य और समाज तैरती हुई बत्ती और गहरे तेल के बीच चलने वाले अनंत आदान प्रदान के से मूल्य अनुभव की उजली स्थिर ज्योति पनपती है, जो कि हमारे नीरस और निरानंद विश्व को निरंतर प्रकाशित करती है। अब वो बात करते हैं वैल्यूज़ एंड डिसवैल्यूज़ की, मूल्यों और विमूल्यों की। राधा कमल मुखर्जी ने मूल्यों के साथ साथ विमूल्यों का भी उल्लेख किया है। आपने नकारात्मक मूल्यों को ही विमूल्य या अपमूल्य कहा है। मुखर्जी का कहना है कि सामाजिक व्यवहार के सभी आयामों में मूल्यों के साथ साथ विमूल्य भी उपस्थित रहते हैं। सामाजिक मान्यताओं की अवमानना करना अथवा सामाजिक
मूल्यों का उल्लंघन करना ही विमूल्य है। अपराध, भ्रष्टाचार, द्वेष, हिंसा, विघटन और शोषण विमूल्य हैं। विमूल्यों की उत्पत्ति सामाजिक जीवन में बुराइयों के फलस्वरूप होती है। मूल्य और विमूल्य में अंतर स्पष्ट करते हुए मुखर्जी का मानना है कि सत्य की सदा विजय होती है, ये श्रेष्ठतम मूल्य है। लेकिन राजनीति में कुछ भी अनुचित नहीं होता, ये विमूल्य का उदाहरण है। क्षमा कर देना यही सबसे बड़ी सज़ा है, ये मूल्य है। लेकिन खून का बदला खून, ये एक विमूल्य है। परिश्रम का फल मीठा होता है, ये उच्चतम मूल्य है। जबकि जियो और जीने दो, ये एक विमूल्य है। इस तरह व्यक्ति मूल्यों की अवहेलना करके विमूल्यों को स्वीकार कर लेता है। वैयक्तिक स्तर पर बेईमानी, हिंसा, घृणा, अवहेलना, भ्रष्टाचार ये विमूल्यों के उदाहरण हैं। अपने पड़ोसी से प्रेम करो, ये एक सामाजिक मूल्य है। जबकि दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करो, ये एक विमूल्य है। इसी तरह हिंसा, शोषण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, भाषावाद और राजद्रोही गतिविधियां विमूल्यों के उदाहरण हैं। विमूल्य उन संस्थाओं या व्यवहारों के माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं जो कानून और सामाजिक संहिताओं की अवहेलना करती हैं। राधा कमल मुखर्जी के अनुसार विमूल्यों की उत्पत्ति 3 कारणों से होती है। सबसे पहला शारीरिक अथवा जैविक आवश्यकताएं, दूसरा मानसिक आवश्यकताएं और तीसरा सामाजिक आवश्यकताएं। शारीरिक यानी कि फिजिकल और बायोलॉजिकल नेसेसिटीज़ विमूल्यों की उत्पत्ति का प्रथम कारण है। जब व्यक्ति अपनी आवश्यक ज़रूरतों को यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान को पूरा नहीं कर पाता, यानी कि शारीरिक कष्ट या कुपोषण, सुविधाओं का अभाव, अभिवृद्धि में बाधा, वस्त्र का अभाव, बीमारी और असुरक्षा का अभाव, ऐसी समस्याएं सताती हैं तो इन विमूल्यों की उत्पत्ति होती है। दूसरा है मानसिक आवश्यकताएं यानी कि मेंटल नेसेसिटीज़। मानसिक आवश्यकताओं की समुचित पूर्ति न होने पर भी विमूल्यों की उत्पत्ति होती है। जब व्यक्ति की प्रेम, प्रतिष्ठा, प्रस्थिति और सुरक्षा विषय के मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा आती है तो उस स्थिति में वह मानसिक तनावों और संघर्षों से गुजरता है। क्योंकि मनोवैज्ञानिक आधार पर आत्मसंतोष के लिए उनकी पूर्ति आवश्यक होती है, इसके अभाव में व्यक्ति में कृत्रिम और विकृत मूल्य विकसित हो जाते हैं जो उसकी इच्छाओं और आकांक्षाओं को पथभ्रष्ट तरीकों से पूर्ति करते हैं, ये भी विमूल्य है। तीसरा है सामाजिक आवश्यकताएं यानी कि सोशल नेसेसिटीज़। सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति न होने पर भी विमूल्यों की उत्पत्ति हो जाती है। जब व्यक्ति में संबंध के समक्ष संघर्षात्मक स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं तो वह उनको सहन करने या भुलाने के लिए गलत रास्ते अपनाता है। शराब पीना, पारिवारिक संतुलन में बाधा डालना आदि ऐसी स्थितियां समाज में विघटन पैदा करती हैं। क्योंकि जब व्यक्ति अपने दुख दर्द को भुलाने के लिए अत्यधिक शराब या ड्रग्स का सेवन करता है तो इससे उसके परिवार और सुख शांति भंग होती है, आर्थिक कष्ट होता है और स्वास्थ्य भी खराब होता है। इन सब से पारिवारिक और फिर सामाजिक संतुलन विकृत हो जाता है। इससे उत्पन्न समस्याएं समाज में विमूल्यों को विकसित करती हैं। इस तरह आवश्यकताओं का अभाव भी विमूल्यों को जन्म देता है। मुखर्जी के मत में विमूल्यों की वृद्धि से समाज में वैयक्तिक और सामाजिक एकीकरण की व्यवस्था की जा सकती है और रचनात्मक उपायों से विकृत व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों के लिए पुनर्वास जैसे उपायों को लागू किया जा सकता है। इस तरह मूल्यों को लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप बनाना आवश्यक है और सुधारात्मक उपायों में विचलित व्यवहार वाले व्यक्तियों के लिए सामाजिक एकीकरण की व्यवस्था की जा सकती है और रचनात्मक उपायों से विकृत व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों के लिए पुनर्वास जैसे उपायों को लागू किया जा सकता है। इस तरह मूल्यों को लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप बनाया जा सकता है।
दूसरा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत राधा कमल मुखर्जी ने दिया था वो था सामाजिक पारिस्थितिकी का, यानी कि सोशल इकोलॉजी का। उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।